आज क्लास 10th के हाइट एंड डिस्टेंस वीडियो में जो फर्स्ट क्लास है उसमें हम आपको कुछ हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे और हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर्स को ट्रिग्नोमेट्री का अनुप्रयोग कहा जाता है। और आपने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ रखा है उसका अनुप्रयोग आपको सिखाया जाएगा कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री जो होती है ना उसको अपनी लाइफ में कहाँ पे यूज किया जाए, इस बात के लिए इस चैप्टर को बनाया गया है। और ट्रिग्नोमेट्री में जो टेन थीटा साइन कॉस कॉसेस ऐसे रेशियोज को सीखा है ना, इन्हीं रेशियोज के अकॉर्डिंग हम कुछ ऑब्जेक्ट का पता लगाएंगे कि कोई ऑब्जेक्ट हमारा है, कोई वस्तु है, वो नीचे से या ज़मीन स्तर से कितने ऊपर या कितने ऊंचाई पर उड़ रही है या फिर है, उसका पृथ्वी से दूरी का अंदाज़ा लगाएंगे और कितने दूर पर धरातल पे वो वस्तु है। मान लो कोई व्यक्ति कितनी दूर पे खड़ा है, कितनी दूर से किसी वस्तु को देखना चाहता है, इस बात का जो है सिस्टम्स जो होते हैं, इन बात का जो पता लगाया जाता है, ज्ञात किया जाता है, वो आपका ट्रिग्नोमेट्री के अनुप्रयोग में किया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री में आपने वैसे तो बहुत कुछ सीखा होगा, एंगल्स निकालने और उनके वैल्यू को फाइंड करना, लेकिन आज जो सीखोगे आप वो कुछ नया ही सीखोगे। वो है हाइट एंड डिस्टेंस, हिंदी में उसको ऊंचाई और दूरी कहते हैं। एक नाम इसको और कहते हैं, उसको बोलते हैं त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति का जो यूज होता है इस वाले चैप्टर में यूज होता है। एक बात हम आपको और बता दें कि क्लास 10 के मैथ के चैप्टरों में से एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से 100% आप समझ लीजिए कि 1 से 2 क्वेश्चन हर बार आना है, और वो भी अच्छे नंबर में आता है। ये भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ आता है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ आता है जो आपसे ना हो पाए, लेकिन जो भी आता है 1 क्वेश्चंस या 2 क्वेश्चंस हर बार आता है बोर्ड में। और हाँ, तो हाइट एंड डिस्टेंस की बात हो रही थी। ये एक ऐसा चैप्टर है जो बोर्ड में 1 या 2 क्वेश्चंस हर बार आता है, और जहाँ तक है कि बच्चे इस पर क्वेश्चंस बना भी लेते हैं। इन क्वेश्चनों को सीखने के लिए आपको शब्दों को समझना पड़ेगा कि सवाल में बोला क्या जा रहा है और किसके अकॉर्डिंग इसका फिगर बनेगा या कैसा फिगर बनेगा। अगर इस बात को आप स्पष्टली समझ लेते हो तो बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है कि आपको किसी तरीके से किसी भी क्वेश्चंस में कठिनाई हो। बस बात यह है कि क्वेश्चंस के फिगर को किस प्रकार समझा जाए। देखिए, हम आपको कुछ बात बताना चाहते हैं। इसमें किसी भी वस्तु को ऊपर देखेंगे या फिर नीचे देखेंगे, किसी भी वस्तु को अपने लेवल से या तो ऊपर देखेंगे या तो नीचे देखेंगे, तब हमारे आँखों के बीच 2 प्रकार के कोण बनेंगे। एक तो ऊपर देखने पर बनेगा और एक नीचे देखने पर बनेगा। माना कि हमारा
हाइट एंड डिस्टेंस है चैप्टर का नाम, हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी बोला जाता है, ऊंचाई तथा दूरी। ऊंचाई तथा दूरी, चैप्टर का नाम है ऊंचाई तथा दूरी। इसको त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग भी बोलते हैं, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसी को अनुप्रयोग बोलते हैं, किसका? त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। कहीं कहीं अलग अलग नामों से जाना जाता है। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, ये आपका चैप्टर का नाम है। कोई मान लो आपके पास, आपने ट्रायंगल से रिलेटेड तो सारे क्वेश्चंस पढ़े ही होंगे हाइट एंड ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में आपने खास करके एक बात को नोटिस किया होगा कि ट्रिग्नोमेट्री जो है ना, वो एक ही ट्रायंगल उसमें यूज होता है। उस ट्रायंगल का नाम है राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं समकोण त्रिभुज। उसका फिगर कुछ इस प्रकार बनता है, ऐसे करके यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। इसी एंगल से आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन, कॉसेस, सारे रेशियोज आपने पढ़े होंगे। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या क्या होते हैं सब, और 8 रेशियोज, 6 रेशियोज को यहीं से क्रिएट किया होगा। इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में आपको कुछ बात बता दें, इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं हिंदी में कर्ण। और ये आपका आधार होता है, जिसको बेस बोलते हैं। और ये आपका होता है परपेंडिकुलर, जिसको बोलते हैं लंब हिंदी में। और एक आपने चर्चित परिमेय या थ्योरम सीखा होगा, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि जो एक कर्णवा है ना, इस पर बना वर्ग शेष 2 भुजाओं पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। इस बात को आपने सीखा होगा। और इसका यूज करके हमने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सब रेशियोज के मान को निकाला है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो साइन का अपोजिट कॉसेस, और कॉस का सेक, टेन का कॉट। ये सब आपस में रेशियोज होते हैं। आपको कुछ बता दें, L बटा के इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं A बटा के, और इसको बोलते हैं L अपॉन A। ये सब बातें आपने पढ़ रखी है और आपको याद भी हैं, क्योंकि बिगर इन बातों से आप हाइट एंड डिस्टेंस का कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि आपको ये पता रहेगा कि साइन थीटा क्यों लगता है या फिर कॉस क्यों लगता है। कहीं कहीं टेन यूज होता है, टेन तो हर जगह यूज होता है, कहीं कहीं कॉस और साइन का यूज होता है। वो किस कारण होता है, इस बात को आपको समझना है पहले से ही, तभी आप साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा में किसी भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके साइड्स के अकॉर्डिंग इनका यूजेशन होता है। जैसे मान लो हमको साइन थीटा यूज करना है, क्वेश्चंस में साइन थीटा यूज करना है, कब यूज होगा? जब आपको यल या फिर के में से किसी एक मान को निकालना हो, या तो यल निकालना हो या तो फिर के निकालना हो, उस समय आप क्या यूज कर सकते हो? साइन थीटा। अब देखो एल इसमें भी तो है भैया, यल आप साइन से भी निकाल सकते हो, एल आप टेन से भी निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके रेशियोज में भी तो एल अपॉन ए है और इसके रेशियोज में भी तो एल अपॉन के है। तो एल आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो। लेकिन बात ये है किसके अकॉर्डिंग निकालना है। यहाँ पे के अकॉर्डिंग निकालना है कि के का मान दिया है, एल आप निकालो, तो आप क्या लगाओगे? साइन थीटा। मतलब के दिया है, एल निकालना है, तो इसका मतलब साइन थीटा ज़्यादा बेटर पड़ेगा। अगर
ए दिया है, क्या दिया है, क्योंकि tan थीटा बराबर कितना होता है, tan थीटा बराबर L/A होता है। इसका मतलब ए दिया है, यल पूछ रहा है, तो क्या लगाओगे बेटर है, tan थीटा। उस केस में आप sin थीटा नहीं लगाओगे। इसी तरीके से अगर हम cos थीटा की बात करें, कहीं केसेस पर cos थीटा यूज हो रहा है, तो इसका मतलब A/K। अगर हमको k निकालना है तो k दो जगह से निकाल सकते हैं, एक k इसमें भी है, एक k इसमें भी है। लेकिन लॉजिक ये है कि cos लगाएं कि sin लगाएं, ये आपका क्वेश्चन डिपेंड कराएगा कि आपको sin लगाना है या फिर cos लगाना है। क्यों? क्योंकि अगर k यहाँ से निकालोगे तो a जो है a, अगर a के अकॉर्डिंग k पूछेगा, मतलब a दिया रहेगा क्वेश्चन में, k पूछेगा, तब तो आपका cos लगेगा। क्यों? क्योंकि इसके पास a और k का रिलेशन है। अगर a दे दोगे तो k मिल जाएगा, k दे दोगे तो a मिल जाएगा, थीटा आपको देना पड़ेगा। इसमें अगर आप k निकालोगे तो l देना पड़ेगा, तभी तो k निकलेगा। इसमें k कब निकलेगा, जब a दोगे, तो a मतलब आधार, आधार दोगे तो k निकाल देगा कौन, cos थीटा, और k l देने पर कौन निकालेगा, sin थीटा। दोनों के वही निकालेंगे, लेकिन बात ये है कि वो l देने पर निकालेगा sin थीटा, और cos कब निकालेगा, जो a देगा। a आप दीजिए और थीटा का मान दीजिए, हम k दे देंगे। कौन कहता है, cos कहता है। sin कहता है कि हम k का मान आपको तब देंगे जब आप हमको l दे दीजिए और थीटा का मान दे दीजिए, हम आपको k की वैल्यू दे देंगे। k दोनों केसेस पर दोनों देते हैं, जैसे a दो देते हैं, a कौन कौन देता है, tan भी देता है, cos भी देता है। इसी प्रकार l कौन कौन देता है, तो l sin देता है, tan देता है। लेकिन बात यह है कि इससे हम निकालना चाहते हैं, इस बात पर हमको डिपेंड रहना है कि हमको कौन सी शर्त दी है जिससे हम किसी दूसरे को फाइंड करें, इस बात को ध्यान देना है। चलो बात ये तो हुई, ठीक है, कि आप रेशियोज का चयन किस प्रकार करेंगे, किसी क्वेश्चन में tan थीटा, sin थीटा, cos थीटा क्यों मानेंगे, इस बात की चर्चा हमने कर ली है। आपको ये समझ लेना है कि किसके देने पर कौन निकलेगा, ये रेशियोज तय करेगी, क्योंकि थीटा का मान आपको स्पष्टली दिया रहेगा क्वेश्चन में। आपको बस सेट करना है कि sin लगे या cos लगे या tan लगे। आपको ये भी बात बता दें, 70% क्वेश्चन में जो है यूज आपका tan थीटा ही होता है। क्यों? क्योंकि ज़मीन से ऊपर को देखने पर लंबाई आती है, और लंबाई जो होती है वो किस में होती है, tan में या फिर l में। लंबाई मतलब l मतलब लंब, लंब मतलब सीधा सीधा। इसका मतलब लंब tan में होता है, sin में होता है, और या तो tan से लंब निकल जाएगा या तो sin से निकलेगा। लेकिन अगर k दिया रहेगा, k मतलब तिरछी वाली दूरी जो हमारे आंखों से किसी वस्तु को देख रही है, ये वाली दूरी कौन देगा, k देगा। और k का मतलब है, k ये वाली दूरी थोड़ो ना बताएगा कि हमारी वस्तु आंखों से 10 मीटर दूर है। ये कोई थोड़ो ना फीता लेकर के नापेगा कि हमारी आंख से कोई ऑब्जेक्ट इतनी दूर पर है, या कोई पंखा या कोई फैन हमारी आंख से 10 मीटर दूरी पर है। ये नहीं बताएगा, ये बताएगा कि ज़मीन से वो कितने दूरी पर है वस्तु, ये बात बताएगा। या फिर आप जहाँ से खड़े हैं वहाँ से उस वस्तु के नीचे जो है, यहाँ से यहाँ तक की गैपिंग आपको बता देगा। ये थोड़ा ना बताएगा कि आँख से आपके वस्तु की दूरी कितनी है। एंगल बनाएगा कि हाँ आपके आँखों के बिटवीन कितना एंगल बन रहा है उस वस्तु को लेकर के। तो इस बात की चर्चा हम आपको बताएंगे और करेंगे। आप इस बात को समझते चलना है sin cos tan किस केसेस पर लगते हैं। चलो आगे देखते हैं। तो सबसे पहली हेडिंग इसमें जो है, तो आपको समझा दिए इस चैप्टर का मतलब क्या है। इस चैप्टर का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट की स्थिति का पता लगाना, उसकी दूरी का पता लगाना, यही कहलाता है ट्रिग्नोमेट्री, वो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसमें त्रिकोणमिति को लेकर के इस सॉल्यूशन को फाइंड किया जाता है कि वस्तु हमसे, हमारी आँखों से कितने नीचे है, कितनी ऊपर है, किस स्थिति में है, इस बात को पता लगाया जाता है।
और लगाने के लिए 2 एंगल बनता है, क्योंकि भाई किसी बात का पता लगाओगे तो अखबार से तो देखोगे। मान लो कोई जहाज़ का पता लगाना है ठीक ठाक, कितने दूरी उड़ रही है, ज़मीन से कितनी ऊंची पे उड़ रही है, इसका मतलब ज़मीन से ऊंचाई पर देखने के लिए हमारी आँख की ज़रूरत पड़ेगी। आँख या तो ऊपर देखेगी, या तो नीचे देखेगी, या तो सामने देखेगी तो आँख ही। तो इसका मतलब इसमें ज़्यादातर केसेस आपको आँख से ही रिलेटेड, मतलब आँख से ही देखने पर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होगी, या तो ऊपर या तो नीचे। तो इसका मतलब 2 केसेस हो सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को कोई व्यक्ति किसी ऑब्जेक्ट को या तो ऊपर देखेगा या तो नीचे देखेगा। ऑब्जेक्ट में आपका कुछ भी हो सकता है, जहाज है, चिड़िया है, कुछ भी हो सकता है, पेड़ है, पेड़ की चोटी है, झंडे की चोटी है, मतलब घर का छत है, आप कुछ भी समझ लीजिए, घर में लगी खिड़की है, ऊपर की तरफ देखने पर, नीचे देखने पर माना कि जहाज की परछाई है वगैरह वगैरह है, कई चीज़ें हैं ऐसी चीज़ें जो नीचे देखने पर होती हैं। या कोई व्यक्ति मकान पे चढ़ गया, वहाँ से नीचे की तरफ देख रहा है, तो वहाँ से देखने पर उसकी आँख नीचे की तरफ आएगी ना, मतलब नीचे की तरफ देखेगी तो एंगल बदल जाएगा, ऊपर की तरफ देखेगी एंगल अलग हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 प्रकार से एंगल बनते हैं। एक एंगल का नाम ये है, पहला एंगल आप डालिएगा, पहले एंगल का नाम ये है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन इसको बोलते हैं हिंदी में उन्नयन कोण। उन्नयन कोण, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, बेसिक क्या होता है, शब्दों से आपको आंकड़ा पता चल जाएगा इसका मतलब क्या है। दूसरा एंगल जो होता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन इसको बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन को बोलते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण, ये दोनों कोण कौन कौन से कोण हैं इस बात की चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने बहुत से कोण पढ़ रखा है। अभी से लमसम क्लास 10 में आप आ गए हैं, आप 6 से लेकर के, या 6 नहीं उससे पहले ही एंगल्स की चर्चा हो जाती है मैथों में। तो आपने अभी तक कई एंगल्स के बारे में सीखा होगा, न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, ऐसे ऐसे करके कई सारे कोण को आपने अभी तक अध्ययन कर रखा है अपनी लाइफ में। आज हम कुछ 2 खास प्रकार के कोणों की चर्चा करेंगे। उस कोण में एक कोण का नाम उन्नयन है और दूसरे कोण का नाम अवनमन है। उन्नयन कोण एक ऐसा कोण होता है जब कोई वस्तु को कोई व्यक्ति ऊपर की तरफ देखता है तो हमारी आँखों में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं उन्नयन कोण। मतलब कोई व्यक्ति यहाँ पे है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है जिसका नाम ए मान लें। ए कोई ऑब्जेक्ट है और बी व्यक्ति की आँख है जहाँ से व्यक्ति देखना चाहता है। मान लो व्यक्ति यहाँ पे है, इसकी आँख यहाँ पे है और आँख के सामने हम इमेजिन करें कि कोई एक लाइन है सीधी सीधी ऐसा, क्योंकि इस आँख से ऊपर जाएगी तो रोशनी ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब निगाह ऊपर की तरफ जाएगी। इसके सामने मान लें ये पृथ्वी है, पृथ्वी का धरातल है, ज़मीन है। अगर इसके नीचे जहाँ मान लो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है तब भी तो ये ज़मीन ये हुई, तो इसका मतलब ये ज़मीन पैरेलल टू ये ज़मीन, तो मतलब ज़मीन ही है, आप ऐसा समझिए। ये आपका धरातल है, इससे कोई व्यक्ति की आँख ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को अगर देखे, मतलब ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को व्यक्ति की आँख देखेगी तो बना कोण कौन सा कोण होगा? उन्नयन कोण। इसका मतलब थीटा यहाँ पे कहाँ क्या है? ए बी सी, यहाँ पे सी मान लें और इसको ए से लेकर के सी को मिला दें। ए से लेकर के सी को मिला दें तो जो हमारा एंगल बनेगा उसका नाम जो होगा एंगल ए बी और सी क्या है? थीटा है, जिसका नाम क्या है?
इलेवेशन, एंगल ऑफ इलेवेशन। ठीक है, उन्नयन कोण इसी को बोलेंगे। अब आप समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति वस्तु को ऊपर की तरफ देखा, क्या बना? उन्नयन कोण। आप समझ लीजिए। इसी तरीके से अगर कोई व्यक्ति यहीं से नीचे की तरफ देखता, मान लो यही ऑब्जेक्ट यहाँ न रख करके नीचे की तरफ रखता, या फिर कोई व्यक्ति की आंख यहाँ पे है, यहाँ पे वो छत, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, माना कि आपका घर है, मकान है, एसी आपका मकान है, मकान के यहाँ से कोई व्यक्ति नीचे की तरफ किसी वस्तु को देखता है, रखी वस्तु को, तो हमारे आँख के बीच जो कोण बनेगा वो कोण हमारा उन्नयन कोण होगा। अगर व्यक्ति यहाँ पे होगा तो इसके सामने हम इमेजिन करेंगे इसका आधार ऐसा करके, और यहाँ पे जो एंगल बनेगा, क्योंकि इस वस्तु को देखेगा, एंगल यहाँ बनेगा, ना कि यहाँ पे बनेगा। इस एंगल को बोलेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये आपका θ1 था, माना कि θ1 एंगल ऑफ डिप्रेशन है या इलेवेशन है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होगा वो आपका θ2 होगा, जिसका नाम है, यहाँ पे कर दें D, नाम हो जाएगा BAD। एंगल BAD इक्वल टू θ2, जिसे क्या बोलेंगे? डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। आप ये समझिए, किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु को ऊंचाई पर देखने पर बना कोण उन्नयन कोण, तथा नीचे की तरफ देखने पर बना कोण अवनमन कोण कहलाता है। इस बात की चर्चा हमने किया। आगे देखिए जरा, इस बात को आप नोट कर लेना किसी भी तरीके से, कभी कभी थ्योरी के रूप में आ जाता है, या 1 या 2 नंबर का, कि आप उन्नयन कोण और अवनमन कोण से क्या समझते हैं। इस बात को उदाहरण सहित समझाइए, या फिर ग्राफ को निरूपित करके कायदे से समझाना है, जिससे 1 या 2 नंबर की सवालें बन सकती है। चलो, ये बात की चर्चा हो गई। अब यहीं से सवालों को स्टार्ट करेंगे, कैसे सवालें की जाती हैं। लेकिन आपको थोड़ी थाड़ी हम ट्रिक का अनुमान लगा देते हैं, जिससे किसी क्वेश्चन को बड़े आसानी से किया जा सकता है, और ट्रिक भी सिखा दें बगल बगल साथ साथ, और आपका क्वेश्चन चलता रहे। बेसिक से भी बताएंगे प्लस ट्रिक भी बताएंगे। और एक बात और, कुछ खास प्रकार के क्वेश्चंस की चर्चा करेंगे, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है, प्लस किसी कंपटीशन के अकॉर्डिंग भी इम्पोर्टेंट है। हालांकि इम्पोर्टेंट ही हैं इनके क्वेश्चंस, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आप जिस क्वेश्चंस का अनुमान नहीं लगाए रहेंगे, हो सकता है वही क्वेश्चंस आ जाए, क्योंकि अगली बार भी हमने एग्ज़ामों को देखा था, एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस उतने टफ नहीं रहा करते हाइट एंड डिस्टेंस के। अगर आप 10-15 क्वेश्चन पर अगर आप खास प्रकार की प्रैक्टिस कर लेंगे, ये समझ जाएंगे कि किस तरीके से रखना या करना है, तो हमको नहीं लगता कि आप क्वेश्चन ना कर पाओ। हाइट एंड डिस्टेंस एक मस्ट चैप्टर है जो आपको नंबर देकर जाएगा। देखिए, कुछ खास टाइप्स पे इस पर हम डिस्कस करेंगे, आप इसको देखिए ज़रा। कहते हैं कि किसी त्रिभुज की अगर 2 साइड बराबर है तो 2 एंगल उसके खास प्रकार के बराबर होंगे। वैसे तो कहा जाता है कि एंगल के सामने वाला साइड वो बराबर होती है। अगर किसी त्रिभुज में 2 एंगल बराबर हैं तो उनके सामने की दोनों साइड बराबर होंगी। जैसे मान लो हम कह दें किसी समकोण त्रिभुज में ऐसा कर दें, 2 कोण बराबर कर दें, एक तो 90 पहले से फिक्स है, अगर ये 45 है और ये भी 45 है, तब है तो 9 3 27 हो, 9 दूना 18 होगा, क्योंकि तीनों कोणों का मान 180 भी होता है कि नहीं। इसका मतलब है कि एक 90 दे दिया, इनको दोनों को जोड़ोगे तो 90 आएगा। इसका मतलब इस पूरे ट्रायंगल का योग जो है वो हो जाएगा 180। चलो बात सही है, 180 होना भी चाहिए। अगर किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का मान 180 नहीं है, आप समझ लीजिए ट्रायंगल नहीं है।
और ट्रेंगल है नहीं तो बनेगा क्या भैया, ट्रेंगल ही तो बनेगा। ट्रेंगल को बता दिया गया है कि ट्रेंगल के तीनों कोणों का मान 180 से न ज़्यादा न कम बराबर होना चाहिए। अब किसी का ज़्यादा किसी का कम हो जाए बात दूसरी है, लेकिन 180 एडजस्ट करना ही करना है, चाहे जैसे फिगर बने। आप किसी भी प्रकार के 3 कोने निकाल दीजिए जिसमें 3 कोण बने, आप समझ लीजिए उस तीनों कोण, उस ऐसी आकृति का मान 180 होगा ही होगा, आपको करना पड़ेगा एडजस्ट। आप इस समझिए इस बात को कि यहाँ 180 है, इसका मतलब टोटल तीनों का 180 है। यहाँ पे देखो 45, ये 45 बराबर है। हमने कहा 45 के सामने वाली भुजा इस 45 के सामने वाली भुजा आपस में क्या होंगी, दोनों बराबर होंगी। अगर हम इस साइड को L1 मान लें, इस साइड को L2 मान लें, तो आप कहोगे कि L1 इज इक्वल टू L2 बिकॉज θ1 इज इक्वल टू θ2। इसको मान लें θ1 और इसको मान लें θ2। आप कहोगे L1 इज इक्वल टू L2, क्यों? क्योंकि θ1 इज इक्वल टू θ2। कहा जाता है कि जिसके कोण बराबर हों उनके सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस बात को बताया गया है। तो ठीक है, अगर इस प्रकार बताया गया है, वैसे हमने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है कि इस चैप्टर्स के गेम में आपको केवल समकोण त्रिभुज की बात बताई जाएगी। समकोण त्रिभुज में एक ऐसा त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 अंश हो, इसका मतलब सीधी सीधी लाइन खड़ी होगी। अब वो ट्रेंगल आपका चाहे ऐसे बने, चाहे ऐसे बने, ऐसे बने, इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन समकोण त्रिभुज की ही चर्चा होगी। समकोण त्रिभुज में कुछ खास प्रकार के नियमों को हम समझने की कोशिश करेंगे। एक नियम तो आपके सामने है, मतलब अगर हमारा ट्रेंगल, समकोण ट्रेंगल जिसका एक कोण 90 फिक्स होता है, अगर वो यहाँ पे 45 बनाए तो शेष जो है वो 45 बनाएगा ही बनाएगा। इसका मतलब ये 45 है तो ये 45 होगा, क्योंकि तीनों का मान 180 होना चाहिए और ये 90 खुद लेकर के बैठा है, इन दोनों को 90 देना पड़ेगा। इसका मतलब 45 जुड़ करके 90 हो जाएंगे, 90 180 हो जाएगा। ठीक है बात। अगर एक 45 तो दूसरा 45 हो जाएगा, चाहे लिखा रहे या ना लिखा रहे, ये बात आपको समझ लेनी है। अगर 45 के सामने आप कुछ भी मानोगी, अगर 45 के सामने माना कि यक्स है, तो भाव ये 45 के सामने भी यक्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों साइडें आपस में बराबर होती हैं जब कोण बराबर हो तब, है कि नहीं? इस बात की चर्चा हमने किया अभी। आप इस बात को समझिए। हम इस आंकड़े से थोड़ा निकालने की कोशिश करें कि ये अगर 45 है, 45 के सामने हम मान लें एक यूनिट मान लें। क्या मान लें? एक यूनिट। तो इसका मतलब इस 45 के सामने भी एक यूनिट हो जाएगा। भाई एक 45 के सामने हमने एक यूनिट मान लिया, तो इसका मतलब अगले 45 के सामने भी एक यूनिट हो जाएगा। इसका मतलब एक 45 के सामने एक यूनिट तो एक 45 के सामने एक यूनिट, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। अब आप समझिए, अगर इस 45 के सामने एक है, इस 45 के सामने एक है, तो लंब आपका एक हुआ, आधार आपका एक हुआ, तो बताओ कर्ण कितना होगा? इसका मतलब आप ऐसे पर करोगे कि अगर आप 90 के सामने कोशिश करोगे कि ए वाली लाइन का निकाल लिया जाए वैल्यू, तो ये वाली लाइन को निकालने के लिए आप क्या काम करोगे? इसको स्क्वायर करके जोड़ दोगे पाइथागोरस नियम के अकॉर्डिंग। तो आप कहोगे 1 का स्क्वायर प्लस कितना? 1 का स्क्वायर, इसका नाम रख दें ए, इसका नाम रख दें बी, इसका नाम रख दें सी, तो आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर। होता है पाइथागोरस थ्योरम में कि शेष दो साइडों को का वर्ग करके अगर आप जोड़ दीजिए तो आपका कर्ण निकल आता है। तो इसका मतलब 1 और 1 कितना? 2 बराबर किसके? AC स्क्वायर के। इसका मतलब AC इज इक्वल टू कितना? रूट का 2। इस बात को आपको समझ आइए। इसका मतलब अगर 45 है, 45 के सामने 1 है, तो इस 45 के सामने भी 1 हो जाएगा, लेकिन 90 के सामने कितना हो जाएगा? 90 के सामने रूट 2 हो जाएगा। 90 के सामने रूट 2 हो जाएगा। एक केस तो आपका ये है, इसको आप डाल लीजिए फर्स्ट केस नंबर फर्स्ट। ये केस फर्स्ट है, मतलब इस प्रकार की संभावना आपको दिख सकती है क्वेश्चन लगाते समय, जहां 45 और 45 की बात रहे। जैसे मान लो हम आपको यहाँ से एक बात को बताएं, थोड़ा समझिएगा, कि अगर आपको ऐसा कह दें यहाँ से कि
ये आपका एक ट्रायंगल है, ऐसा करके यहाँ 45 बन रहा है, उसने बता दिया है, यहाँ 90 है। हम कह दें उसने ये दे रखा है कि जो हमारा आधार है ना उसका मान √3 है। कितना है? आधार है उसका मान √3 है। तो हम कह रहे हैं कि इस कर्ण का मान कितना होगा, मतलब इसका मान कितना होगा। जब 45 का मान √3, मतलब ये आधार का मान √3 है, बिना निकाले बता रहे हैं, आप एकदम समझते चलिए एक एक पॉइंट को, बिगर सूत्र लगाएंगे, दिमाग से लगाएंगे, इसी का यूज करके जो आपके सामने है। अगर कह रहा है कि आधार का मान, किसी समकोण त्रिभुज में आधार का मान √3 है, आप बताइए कर्ण का मान कितना होगा जब एक एंगल 45 हो तब। जब एक एंगल 45 हो तब। एक तो फिक्स है 90, अगर एक 45 हो गया तो दूसरा ऑटोमेटिक 45 होगा। इस बात को तो आपने अभी सीखा है कि नहीं। तो ये 45 तो ये 45। हमने क्या बताया, अगर 45 के सामने 1 है, ये 45 के सामने भी 1 हो जाएगा और 90 के सामने √2 हो जाएगा। कहाँ से आया? पाइथागोरस थ्योरम से। अगर आप समझिए इस 45 के सामने कितना है? √3। इस 45 के सामने √3 है, तो भैया इस 45 के सामने कितना होगा? तो इस 45 के सामने भी √3 होगा, है कि नहीं? क्योंकि वही बात यहाँ पे होती है जो इसके सामने होती है, क्योंकि दोनों एंगल सेम है। अगर हम कहते हैं यक्स इस 45 के सामने है, तो इस 45 के सामने भी यक्स होगा। अगर कहते हैं इस 45 के सामने P है, तो इस 45 के सामने भी P होगा। इसमें कोई कहने की बात नहीं है, आप समझ जाइए। अगर इस 45 के सामने √3 है, तो इस 45 के सामने √3 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इसका मतलब इस 90 के सामने क्या होगा? तो 90 के सामने कितना होगा? √2 होता है ना। कब √2 होता है? जब इसके पास 1 रहे। जब 45 के सामने 1 रहे, उस केस में 90 के पास √2 होता है। तो इसका मतलब 45 के सामने √3 है, जब 1 होता था तो √2 होता था। जब √3 है तो √3 का इसमें भी गुणा करा दो, √3 हो जाएगा। इसका मतलब 2√3 इसका आंसर आएगा। रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, इसका मतलब आएगा रूट के अंदर 6 टोटल इसका आंसर। इसके सामने रूट का अंदर 6 है 90 के सामने। क्यों हुआ? क्योंकि सबके पास √3 लग रहा था, तो इसके पास भी तो √3 लगेगा। क्योंकि अगर हम इसको 1 से गुणा करा दें तो कोई दिक्कत नहीं। 45 के सामने माना कि 1 रहता था, आज हो गया कितना? √3 गुणा। और यहाँ पे जब इसके सामने 3 का गुणा हुआ तो इसके सामने भी 3 का गुणा हुआ, तो इसके समन्वय भी 3 का गुणा हो जाएगा √3 का। ये तो ऑटोमेटिकली एक ही में रहा करता था तो था। अब आप इसी तरीके से एक बात और समझिएगा। अगर हम यहाँ पे देखिए, इसी को समझिए, अगर हम ऐसा करके दे दें, ये 90 है, ये 45 है और ये भी 45 है। 90 के सामने दे दें 2x है। कितना है? 2x है। बताओ इस 45 के सामने कितना होगा? अगर कह दें 90 के सामने 2x है, बताओ 45 के सामने कितना होगा? एक 45 के सामने निकाल लो, दूसरा 45 के सामने, जितना इस वाले के सामने आएगा उतना ही तो इस वाले सामने आएगा। तो एक को निकालना है, दूसरे के चक्कर में नहीं पड़ना। किसी को देखोगे तो आप ये समझोगे कि ये 2x है, किसके सामने? 90 के सामने। होना क्या चाहिए 90 के सामने? √2। होना क्या चाहिए 90 के सामने? √2 है क्या? 2x। इसका मतलब इसके पास √2 रहना चाहिए था, और है नहीं। है नहीं तो हम इसमें तो बड़े एक्सपर्ट हैं लगाने में। √2 का गुणा, √2 का भाग। भैया कोई चीज़ नहीं रहती मैथ में तो उतना गुणा उतना भाग कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका मतलब √2 तो दिखने लगा भाई, √2 की कमी थी, √2 दिखने लगा। शेष कितना बचा?
शेष बचा 2x अपॉन में √2। मतलब इतनी बात बच गई, इतनी बात कब बची? √2 दिखाने के चक्कर में, √2 दिखाने के चक्कर में क्या बात बची? 2x अपॉन में √2। अगर 2x अपॉन √2 बचा तो 2x अपॉन √2 इसमें 1 का गुणा करा दें तो √2 गुणे 1 90 के सामने है। तो बताओ इसमें कितना है? √2 गुणे 2x अपॉन √2। तो 2x अपॉन √2 किसका काम कर रहा है? 1 का काम कर रहा है ना। तो 1 के सामने 1 कहाँ जाता है? 1 जाता है 45 के सामने। इसका मतलब 2x अपॉन √2 कहाँ जाएगा? 45 के सामने। तो 45 के जगह पे हो जाएगा 2x अपॉन में √2। इस वाले 45 के सामने हुआ और इस वाले 45 के सामने हो जाएगा 2x √2। इतनी बात समझ आई? ये तो बात हमने थोड़ा आपको डीप में बताया। एक आप ऐसे काम करिए कि अगर इसके पास √2 दिखे तो उसके से जस्ट साइड वाले गुणनखंड को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अगर नहीं दिख रहा तो √2 का भाग करा दीजिए। इस बात को आप स्पष्ट समझ लीजिए। मतलब ऐसे कैसा है ट्रायंगल? ये आपका 45 है, ये आपका 45 है, यहाँ आपका 90 है। हम कह दें 90 के सामने 6 है। बताओ इसके सामने कितना आएगा? तो कुछ नहीं करना, इसमें √2 दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो इसी से भाग करा दो, इसी से भाग करा दो, काम खत्म। जो बात यहाँ रहनी चाहिए अगर वो यहाँ पे नहीं दिख रही है तो उसी संख्या में उतने से भाग लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 45 का। इस बात को आपको समझ लेना है। और 45 के पास जो नीचे रहे उसको 90 के सामने ले जाने के लिए √2 से गुणा कर दीजिए। कैसे? अगर हम कह दें साफ साफ कि इसका बताइए जरा, किसका? देखिए इसको हम कह दें कि इसका मान बताइए सामने सामने के। एक ट्रायंगल दे रहे हैं ऐसा करके, ये आपका 45 है, ये आपका 45 है, यहाँ 90 है। हम कह दें कि एक 45 के सामने आ गया √6, या √6 नहीं ऐसे समझिए, 2√3 आ गया। बताओ 90 के सामने जाएगा कितना हो जाएगा? बताओ इसका यहाँ पे 1 रहता है, आया कितना? 2√3। इसका मतलब 2√3 जब 90 के सामने जाएगा तो 90 के सामने तो ऑलरेडी 2 तो रहता है, √2 का तो रहता है, रहना ही है पहले से। ये और गया तो इसी का इसके साथ गुणा हो गया। तो इसका मतलब 2√3 अगर 45 के सामने है, वो 90 के सामने जाएगा तो √2 गुना हो जाएगा। इसका मतलब √2 2√3 इतना हो जाएगा। मतलब 45 के सामने वाली कोई बात है, कोई भी वैल्यू है, वो अगर 90 के सामने जाएगी तो √2 गुना हो जाएगी, √2 गुना हो जाएगी। इस बात को समझना है। आगे देखिए, एक प्रकार के क्वेश्चंस को हमने समझा कि अगर ऐसी प्रॉब्लम कहीं आ जाए तो बड़े आसानी से कर सकते हैं सिर्फ देख करके। केस नंबर सेकंड जो आपका आ सकता है, केस नंबर सेकंड। देखो ये तरीका आपको बड़े आसानी से क्वेश्चन को कर देगा, इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं आसानी से। देखिए दूसरा केस, केस सेकंड। केस सेकंड में बात यह है कि जैसे भैया आपका भी 45 और 90 का रिलेशन था कि अगर यहाँ 45 है, यहाँ पे 45 है तो यहाँ 90 होगा। इस केस को अभी हमने सीखा। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता क्या कि यहाँ पे 30 हो जाए, जिसकी वैल्यू ठीक ठाक हमको पता है। अगर यहाँ 30 है तो यहाँ 90 है ही है, क्योंकि समकोण है। तो 90 30 कितना हुआ? यहाँ पे बचा 60, तभी तो 180 होगा। एक रिलेशन ये भी आ सकता है कि बताइए ऐसे ट्रायंगल अगर आ जाए किसी सवाल को करते समय तो आप इन पर क्या विचार करोगे? या फिर इसी तरीके से ऐसे आ जाए तीसरा नंबर, यही 3 केसेस हो सकते हैं। ये ऐसे आ जाए कि यहाँ पे 60 हो जाए, यहाँ पे 30 हो जाए और यहाँ पे तो 90 रहता ही है। ऐसे केसेस भी तो आ सकते हैं। तो
इन केसेस को किस प्रकार करेंगे, इस बात को समझना है। यहाँ पे हमने 45 के सामने एक यूनिट लिया था। किसके सामने? 45 के सामने एक यूनिट लिया था। इस 45 के सामने ऑटोमेटिक एक यूनिट हो गया था, क्योंकि एंगल्स बराबर हैं तो भुजाएं बराबर होंगी। और 90 के सामने √2 आया था, हल हमने किया था। इसमें थोड़ा चर्चा करें। हम एक बात को समझेंगे, 30 डिग्री के सामने एक यूनिट ले रहे हैं। कितना? 30 के सामने एक यूनिट। इसमें किसके सामने एक यूनिट लिए थे? 90 के सामने। इसमें हम 30 के सामने एक यूनिट ले रहे हैं। और आपको एक बात को समझाने की कोशिश करेंगे, आप उसको ज़रा समझिए। इसी जैसे अगर दो ट्रायंगल को हम आपस में जोड़ दें तो क्या होगा? इसी जैसे दो ट्रायंगल को आपस में जोड़ दें तो क्या होगा? तो आप कहिएगा, देखो क्या होगा। एक तो ऐसे है ही, ये वाला ट्रायंगल माना कि यही वाला है, और इसी जैसा एक हम और जोड़ दे रहे हैं इधर को साइड करके, ऐसा। मतलब इतने पर से ये वाला ट्रायंगल आपका, ये वाला ट्रायंगल है जो सामने आपके सामने है, और इसी ट्रायंगल को, जो यही ट्रायंगल है, इसको इस साइड करके जोड़ दें, इस साइड करके, तो एक ऐसी लंबी सी आकृति बनेगी जहां पे ये 90 है और ये भी क्या है? 90 है। और 90 के जस्ट ऊपर कौन है? 30। तो इसका मतलब 30 यहाँ पे है, तो 30 यहाँ पे भी है। 30 यहाँ पे, 30 यहाँ पे, तो यहाँ क्या बचा? 60। और यहाँ क्या बचा? 60। तो तीनों कोण का मान जोड़िए जरा। यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 60, 60, 60, 120, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 120, वो 160 केवल। तो 120 + 60 कितना? 180। तीनों का मान 180 हो गया। और ये एक समकोण त्रिभुज से दो समकोण त्रिभुज से मिलकर के एक ग्राफ बना है। हमने इस समकोण त्रिभुज को हमने कौन सा त्रिभुज बना दिया? समबाहु त्रिभुज। यह कैसा दिख रहा है? समबाहु त्रिभुज। मतलब दो समकोण त्रिभुज को जोड़ करके एक समबाहु त्रिभुज हमने बना दिया, जिसको इक्विलैटरल ट्रायंगल बोलते हैं, जिसकी तीनों साइडें इक्वल होते हैं। इसको बनाने का रीजन क्या है? हमको 60 और 90 का पता लगाना। हमने 30 के सामने एक यूनिट माना है, हमको 60 और 90 किस तरीके से मिल जाए, इस बात का चर्चा करने के लिए हमने ऐसा ट्रायंगल को जोड़ा और गांठा। अब आप समझिए, 30 के सामने एक यूनिट है, तो एक यूनिट हमने मान लिया। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक यूनिट है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल है अलग, इस साइड वाला, और यही ट्रायंगल एक ट्रायंगल ये है इस साइड वाला। इसका मतलब इस वाले ट्रायंगल में एक यूनिट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, और इस साइड वाले यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक यूनिट ये है। लेकिन टोटल कितने यूनिट बनी? तो यहाँ से टोटल लेकर के यहाँ तक आपकी कितनी यूनिट बनी? 2 बना, एक ये और एक ये। और ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? तो ट्रायंगल कहोगे समबाहु बन रहा है। अगर भैया ट्रायंगल समबाहु बन रहा है और नीचे वाला 2 है, तो ये वाला भी तो 2 होगा, ये वाला भी 2 होगा, होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब ये वाला भी 2, ये वाला भी 2। तो अगर आपका नीचे पूरा 2 है, तो इसका मतलब ये भी 2 है और ये भी 2 है। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल हमारा समकोण समबाहु त्रिभुज है। अगर ट्रायंगल हमारा समबाहु त्रिभुज है, तो इसका मतलब ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, और 90 के सामने कितना? 90 के सामने 2। 90 के सामने 2 मिल गया। 30 के सामने 1 माना, तो 90 के सामने 2। 90 के सामने 2 मिल गया भैया इस नियम के अनुसार। तो 30 के सामने 1 माना, 90 के सामने 2 दिया, 60 के सामने पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल लो। पाइथागोरस थ्योरम लंब के अकॉर्डिंग कैसे निकलेगी? तो माना कि इसको निकाल रहे हैं, ये है हमारा यल, तो यल का स्क्वायर
प्लस 1 का स्क्वायर बराबर किसके स्क्वायर के? 2 के स्क्वायर के, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। l का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना? 4। ये हो गया l का स्क्वायर बराबर 4 माइनस 1, l का स्क्वायर बराबर 3 और यहाँ से l बराबर आ गया रूट का 3। इसका मतलब l का मान कितना होगा? मतलब इसके सामने कितना होगा? रूट 3 होगा। मेरी बात समझ आई आपको? अगर हम 30 के सामने 1 यूनिट मानेंगे, 90 के सामने डबल हो जाएगा और 60 के सामने रूट 3 हो जाएगा, रूट 3 का गुणा। अब आप इसको थोड़ा समझिए, 30 के सामने क्या माने हैं? 1 यूनिट, तो 90 के सामने कितना हो जाएगा? 2 यूनिट और 60 के सामने कितना हो जाएगा? रूट 3 यूनिट। 30 के सामने 1 मानने पर 2 के सामने 90 के सामने 2 हो जाएगा और 60 के सामने रूट 3 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम ऐसे थोड़ा अंदाज़ा लगाएं, फिर एक क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सीखते हैं। देखते हैं क्या आप समझ गए इस बात को। अगर हम यहाँ से ऐसे कहें कि आपको ये दे दें कि ये आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे है 90, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 60 है। 90 30 60, 30 के सामने हम लिख दें 8, 30 के सामने वैल्यू लिख दिया 8। बताओ 60 के सामने कितना होगा? तो 60 के सामने होता है रूट 3 का गुणा। देखिए यहाँ पे जब यहाँ पे 1 होता है उसी का रूट 3 गुना हो जाता है। इसका मतलब 8 यहाँ है तो 8 में क्या करा दो? रूट 3 का गुणा। तो 8 60 के सामने रूट 3 हो गया, 8 रूट 3 हो गया। 90 के सामने कौन दुगुना हो जाएगा? 30 वाला 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि देखो 30 के सामने 1 था तो 90 के सामने 2 हुआ। इसका मतलब 30 के सामने 8 है तो 90 के सामने 16 हो जाएगा। ये सारी वैल्यू आ जाएंगी। कर्ण मिल गया, आधार मिल गया, लंब मिल गया, एक लंब देने से केवल। इसी तरीके से अगर हम ऐसे कहें कि इसी फिगर को ऐसे कर दें कि 30 के सामने 10 दे दें, ऐसा कर दें। फिगर है ये आपका 30 है, ये आपका 60 है, ये आपका 90। कहते हैं 30 के सामने 10 है, 30 के सामने 10 है, 30 के सामने 10 है तो इसका मतलब 60 के सामने कितना होगा? तो 60 के सामने रूट 3 का गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 रूट 3। और 90 के सामने जाएगा तो कितना हो जाएगा? इसी का डबल, इसका मतलब 10 दूना 20। ये आपका हल हो जाएगा। ये आपका कर्ण भी आ गया, ये आपका क्या आ गया? आधार, ये आपका लंब। इसी तरीके से अगर हम कहें कि आपको यहाँ पे देखें, निकाल लेते हैं कि नहीं आप। एक है कि ऐसे फिगर है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 30 है। आपको कह दें कि 30 के सामने x है, 30 के सामने कितना है? x है। शेष दोनों साइडों को बताओ। तो आप कहोगे कि 60 के सामने जाएगा तो कितना गुना हो जाएगा? रूट 3 गुना, तो x रूट 3 हो जाएगा। और 90 के सामने कितना हो जाएगा? डबल हो जाएगा। किसका? 30 का, 30 के सामने वाला। तो 30 के सामने वाला x है तो इसका मतलब ये डबल हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। इतनी बात सब समझ आई? आपका मतलब ये बन गया। तो आप इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस को हल करेंगे। एक क्वेश्चन आपको ऊंचाई और दूरी का निकाल के दिखाते हैं, इसका प्रयोग करके, इसका जो आपको समझाए, इतनी देर जो आपको समझाए, इसी का यूज करके एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से करेंगे। देखते हैं, एक पेड़ के टूटने वाला ही क्वेश्चन ले लें कि कोई एक पेड़ है, उसको आधे पर से तोड़ देते हैं या फिर कहीं से हवा आने के बाद, आंधी आने के बाद वो आधे पर से टूट करके ज़मीन को लग जाता है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आप बताइए पेड़ कितने ऊंचाई का था जब टूटा नहीं था? आप देखिए इस क्वेश्चन को किस प्रकार करेंगे। क्वेश्चन है कि
क्वेश्चन है कि लिख लीजिए क्वेश्चन, एक बिजली का खंभा तूफान की वजह से कुछ ऊंचाई पर टूट कर झुक गया। कुछ ऊंचाई पर टूट कर झुक गया है। इसका ऊपरी भाग जमीन को इसके अधोभाग को से 8√3, मतलब इसका ऊपरी भाग जमीन को इसके अधोभाग से 8√3 मीटर को दूरी पर इस प्रकार छूता है कि यह जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाए। खंभे की ऊंचाई बताइए। देखिए क्या सवाल है। एक बिजली का खंभा है, ये आपका बिजली का खंभा है, पूरा बिजली का खंभा जो तूफान की वजह से जमीन से कुछ ऊंचाई पर टूट जाता है। ये आपकी जमीन है, इस जमीन से कुछ ऊंचाई पर, मान लो इतनी ऊंचाई से टूट करके जमीन को लग जाता है। मतलब यहाँ से ऊपर वाला जितना पार्ट है वो टूट करके जमीन को झुक जाता है, ऐसे करके, मतलब यही पार्ट ऐसे झुक जाता है। और एंगल कितना बनाता है जमीन के साथ? 30 डिग्री, झुक करके 30 डिग्री कोण बना लेता है। और कितने दूर पर वो भाग जा करके छूता है जमीन को? 8√3, मतलब यहाँ से पेड़ से 8√3 मीटर की दूरी पर जा करके वो यहाँ पे जमीन को छूता है, वहाँ से टूट करके आकर के। अब आपको बताना है कि खंभे की ऊंचाई क्या बताना है? खंभे की ऊंचाई बताइए। खंभे की ऊंचाई बताइए। मतलब ये आपकी पूरी खंभा है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की हाइट बताना है। मान लेते हैं AB हमारा एक खंभा है बिजली का, और C पर से वो B से C दूरी से वो टूट जाता है और D पॉइंट पर आकर के टच होता है ज़मीन पर, जो एंगल कितना बनाता है? 30 डिग्री का। और ज़मीन के पेड़ के पाद से उसका शिखर, खंभे का शिखर की जो दूरी है वो 8√3 है। आपको बताना है खंभे मतलब AB की हाइट कितनी है, AB के मान की चर्चा करनी है। अब आप बताइए, अगर ये 30 है तो ये 90 होगा? ये तो 90 है ही है, क्योंकि ये एक ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है जिसका नाम BCD है, वो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें 90 डिग्री बनेगा। अगर 30 यहाँ बना है, 90 यहाँ बना है, कमी किसकी? 60 की होगी। इसका मतलब क्योंकि 180 होता है ना तीनों को कोण, 90 यहाँ, 30 यहाँ, तो 60 यहाँ। अभी हमने क्या बताया? जो 30 के सामने होता है वो 1 यूनिट होता है, तो 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता है। इस बात को भी हमने बताया था। मतलब यहाँ से फिर से सिखा दें आपको ये चीज़। ये 90 है, ये आपका 30 है, तो ये 60 है। हमने आपको बताया था 30 के सामने 1 यूनिट, तो 60 के सामने √3 यूनिट हो जाता है, और 90 के सामने वही जा कर के 2 गुना हो जाता है, 2 यूनिट। इस बात को भी बताया था। 45 वाले में बताया था कि 45 के सामने 1, 45 के सामने 1, 90 के सामने √2 हो जाता है। तो इसमें देखिए, हमको इसकी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऊंचाई निकालनी है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको पहले निकाल लें, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकालें, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला ही तो ये टूट के झुका है। ये जो टूट के झुका है जिस पर हम लाइनिंग कर रहे हैं, ये आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी ही है। मतलब AC जो है वो इक्वल है किसके? C और D के, क्योंकि CD क्या है? खंभे का ऊपर वाला भाग जो टूट करके लटका हुआ है। यही बात तो है।
इसका मतलब ये है कि अगर ये 30 है, ये 60 है, ये 90 है, तो 60 के सामने कितना है? 60 के सामने है 8√3 और होना कितना चाहिए? √3। इसका मतलब √3 के बगल कितना होता है? 1, जो 1 कहाँ है? 30 के सामने। तो बताओ 60 के पास √3 होना चाहिए, तो है क्या बगल? 8, मतलब √3 के साथ 8 है, इसमें √3 के साथ 1 है, जो इसके साथ रहा करता है वही तो यहाँ पे 30 के सामने जाता है। तो इसका मतलब √3 को छोड़िए, क्या बचा? 8। तो इसका मतलब इसके सामने 30 के सामने क्या रहा है? 8 है। या ऐसा आप समझिए कि इसके पास √3 है, तो यहाँ पे तो √3 होने चाहिए, बचा क्या? 8, जो 8 किसके सामने होगा? 30 के सामने। तो 30 के सामने 8 हो गया। अब आपको 90 के सामने ढूंढना है, क्योंकि ये वाली लाइनिया जो है 90 के समन्वय तो है, तो 90 के सामने कितना होगा? 30 का डबल। यहाँ पे 30 1 यूनिट, 90 के सामने 2 यूनिट। इसका मतलब 30 के सामने 8 है, तो 90 के सामने 16 होगा। और 16 जब ये टूटा वाला पार्ट है, मतलब यहाँ से यहाँ वाला भाग 16 है, तो 16 यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ गया और यहाँ से लेकर यहाँ तक 8 आ गया। मतलब 16 और 8 कितना हो गया? कितना हो गया? खंभे की ऊंचाई हो गया। 16 8 आपका हो गया 24 मीटर आपका खंभा ऊंचा है। मतलब खंभे की ऊंचाई बराबर 24 मीटर। इस प्रकार से हम क्वेश्चन की चर्चा करेंगे और बड़े आसानी से क्वेश्चंस को करेंगे। ज़्यादा लॉन्ग प्रोसेस या कोई ज़्यादा लॉन्ग तरीका नहीं अप्लाई करेंगे। वैसे तो बोर्ड के अकॉर्डिंग ज़्यादा लंबा ही तरीका आप सीखिए। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कई सवाल या ऐसे कई टाइप्स का चर्चा करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा बेसिक था और आपको इस बात को हमने बताया कि इसमें ट्रिकें किस प्रकार यूज होती हैं। जितनी बात बताई इतने ही बात से किसी भी हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को बिगर लॉन्ग तरीका अपनाए हम कर सकते हैं और आप भी कर दीजिएगा। बस बात ये है कि आपको समझना है वो तीनों केस क्या हैं, जिसके सामने कितना यूनिट रखने पर वो कितना यूनिट हो जाता है। इस बात को समझते रहिए। नेक्स्ट डे हम और क्लासों में और लेक्चर्स में आपको अलग अलग बातें, अलग अलग क्वेश्चंस बताते रहेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप्स के कैसे किए जाएंगे। ठीक है, आज की क्लास फिर आपका इतना ही है। आप इसको प्रैक्टिस करिए और याद करिए। ठीक है।